हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। आजकल आप लोगों के जो कमेंट्स हैं ना बहुत कम आने लगे हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ बता दिया कीजिए कि आप लोगों को ये पार्ट कैसा लग रहा है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन इस एफएफ के बारे में देना चाहती हूँ। इस एफएफ में सिर्फ फोर्स मैरिज ही नहीं, फोर्स सेक्स भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जिसमें विंग वांगजी को फोर्स करेगा फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, इंटीमेसी के लिए। तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ इस चीज़ से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं इन चीज़ों को नहीं डालती हूँ ना तो ये जो एफएफ है ना एकदम अजीबोगरीब सा हो जाएगा, जैसा मैंने प्लान ही नहीं किया था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इस बात को समझेंगे और एफएफ पे ऐसे ही बने रहेंगे। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं और आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपना फैसला सुना के वहाँ से जा चुका था, यानी कि वो लैंड सेक्ट वालों को ये बता के जा चुका था कि कल सुबह वो आएगा वांगजी को लेने के लिए। वांगजी अभी भी अपने नीज पे ही बैठा हुआ था और उस डायरेक्शन में देख रहा था जिस डायरेक्शन में अभी विंग फ्लाई करते हुए गया था, लेकिन वो ज़्यादा देर तक उस साइड को देख नहीं पाया, क्योंकि पीछे से लैन चिरेन की चिल्लाती हुई आवाज़ ने उसे उस साइड को देखने से डिस्ट्रैक्ट कर लिया था। लैन चिरेन बोलता है, लान वांगजी, क्या तुम मुझे बताओगे तुमने अभी क्या किया? क्या तुम मुझे बताओगे कि ये फैसला तुमने क्या सोच के लिया है? क्या तुम खुद को नहीं जानते हो? क्या तुम अपनी आइडेंटिटी भूल चुके हो या अपना जेंडर भूल चुके हो? वो ये सब कुछ चिल्लाते हुए बोलता है, क्योंकि आज तक उसने अपने इस वर्ड में किसी भी दो मेल्स को कनेक्टेड होते हुए नहीं देखा था, किसी का भी रिश्ता होते हुए नहीं देखा था, और किसी को भी स्पेशली इस रिश्ते में यानी कि शादी जैसे बंधन में बंधते हुए उसने नहीं देखा था। उसके लिए एकदम नई चीज़ थी, और इस प्रस्ताव को रखने के बाद, इस प्रपोजल को रखने के बाद विवो जान उसकी नज़रों में निहायत ही बदतमीज और एक ऐसा इंसान बन चुका था जो कि इंसान कहने के लायक ही नहीं था। चिरेन आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तुमने अपनी लाइफ में सिर्फ एक दोस्त बनाया, सिर्फ एक, और वो भी तुमने ऐसा बनाया। मुझे समझ में नहीं आता है लान वांगजी कि तुमने क्या सोच के उसे अपना दोस्त बनाया, क्या सोच के तुमने उसके साथ अपनी ये दोस्ती बनाई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसके साथ दोस्ती करना तुम्हारी लाइफ की सबसे घटिया चीज़ थी? और आज देखो देखो उसने क्या किया है। उसने लैंड सेक्ट के प्रिंस को छोड़ने के बदले तुम्हें मांगा है। अगर उसने सिर्फ तुम्हें मांगा होता तो एक बात होती, उसने तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के बारे में बोला है। क्या ये बात इतनी नॉर्मल है कि हमारे मान सम्मान का कोई वैल्यू नहीं है उसके नज़रों में? उसने जो किया सो किया, लेकिन तुम क्या कर रहे थे? ये कौन सा फैसला होता है? किस तरीके का फैसला लिया है तुमने? ये तुमने बिना हमसे पूछे, बिना हमसे राय मशवरा किए तुमने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। किसने दिया ये अधिकार तुमको? कौन होते हो तुम ये सब कुछ बोलने वाले, ये सब कुछ करने वाले? जिस सेक्ट के तुम मेंबर हो ना, तुम अकेले उस सेक्ट के एक मेंबर नहीं हो, वहाँ पे और भी ज़्यादा मेंबर है। बहुत सारे एल्डर्स हैं, बहुत सारे सीनियर्स हैं तुमसे। कोई भी फैसला लेने से पहले तुम्हें उनसे पूछना चाहिए था, तुम्हें हमसे पूछना चाहिए था, हमारी एडवाइसेस लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, तुमने तो सीधे सीधे उसका प्रपोजल ही एक्सेप्ट कर लिया। क्या तुम मुझे बताओगे, क्या सच में लैन जिंग ही एक कारण है जो तुम यहाँ से ब्यूरियल माउंट जाना चाहते हो, या तुम्हारा खुद का भी कोई पर्सनल रीजन है? लैन चिरेन ने जैसे ही ये बात बोली थी, लान वांगजी से अब सहन नहीं हुआ। वो चुपचाप अपने नीज में से खड़ा होता है और बोलता है, अगर मैं वहाँ जाना भी चाहता हूँ तो क्या गलत है इसमें? क्या गलत है इसमें? बताओ मुझे। अगर विंग ने आज सबके सामने कोई ना कोई कंडीशन रखी है, कोई ना कोई प्रपोजल्स रखे हैं, तो उसमें भी क्या गलत है? हम में से कोई इंसान मुझे ये बता दे कि उसकी कहाँ पे गलती थी। पिछले 10 सालों से वो हमें चैन से जीने दे रहा था ना, हम में से किसी की लाइफ में भी उसने इंटरफेयर नहीं किया था, किसी की लाइफ में आने की उसने कोशिश नहीं की थी। हमारी लाइफ में चलने वाली प्रॉब्लम्स उसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं थी, ये हम सभी जानते थे, लेकिन फिर भी हम लोग गए उसके पास उसको हमला करने के लिए, उसको तबाह करने के लिए, उसको मारने के लिए। और अगर सामने वाले इंसान को तुम मारने जा रहे हो तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो तुम्हारे साथ मर्सी दिखाएगा, तुम्हें दया दिखाएगा? हम सभी लोग जिस परिस्थिति से अभी गुजर रहे हैं ना, ये आप सभी का किया धरा है। कोई और नहीं आया था इस सिचुएशन को इतना बिगाड़ने के लिए, आप लोग ही थे जो इस सिचुएशन को इतना बिगाड़ चुके हैं। और अगर हम में से कोई इस सिचुएशन को सुधारना चाहता है तो प्लीज़ वो हमें करने दीजिए। और रही बात मेरी पर्सनल रीजन्स के, हाँ, मैं जाना चाहता हूँ ब्यूरियल माउंट्स में विंग के पास, क्योंकि आज तक उसे मैं सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसे समझूं।
मैं उसको समझूं कि आखिरकार उसके अंदर क्या चल रहा है, और ये मैं तभी कर सकता हूँ जब मैं उसके पास रहूँगा। मैंने उससे दोस्ती की है तो निभाना भी मेरा ही फर्ज बनता है, और ये मैं करके रहूँगा। मैंने आज तक लेंस एक्ट में रह के लेंस एक्ट के लिए बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब मैं अपनी दोस्ती निभाना चाहता हूँ। उस दोस्ती को निभाना चाहता हूँ जो मैंने विंग के साथ की है। उन सभी वादों को निभाना चाहता हूँ जो कि मैंने विंग से किए थे। उन सभी पलों में मैं विंग का साथ देना चाहता हूँ जिस वक्त वो बुरी कंडीशन से लड़ रहा हो। मैं उस वक्त विंग के साथ रहना चाहता हूँ जिस वक्त उसे दोस्त की ज़रूरत हो, और मैं ये करके रहूँगा। आप में से किसी को भी कोई अधिकार नहीं है कि मुझे रोके, और कोई अधिकार नहीं बनता है कि मुझे मेरी पर्सनल लाइफ्स के डिसीजन लेने के लिए आप लोगों की एडवाइस लेनी पड़ी। ऐसा कहते हुए लैन वांगजी चुपचाप टर्न हो जाता है, क्योंकि आगे वो अपने अंकल को ठेस नहीं करना चाहता था। 28 ईयर्स का वांगजी, जो कि बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी हुआ करता था, ओबिडेंटल हुआ करता था, हर किसी की रिस्पेक्ट किया करता था, हर किसी की बातों को माना किया करता था, बहुत ज़्यादा वो हर किसी की बातों को किया करता था। आज शायद पहली बार किसी ने उसे इतना चिल्लाते हुए देखा था, इतना रिवर्स टर्न करते हुए देखा था, जुबान लड़ाते हुए देखा था। आज से पहले उसने कभी अपने दिल की बात कहने की तक ज़रूरत नहीं समझी। कभी उसने ये ज़रूरत नहीं समझी कि अपनी बातों को भी वो रखे। उसके पास बस कुछ ही शब्द होते थे अपनी बातों को रखने के लिए। कुछ ही शब्दों में वो अपनी बातों को पूरा कंप्लीट कर दिया करता था। लेकिन आज मानो वांगजी ने अपने अंदर से एक ऐसा पिटारा खोला था जिसमें से शब्दों के बाण एक एक करके निकल रहे थे, और वो जाके उन सभी के सीने पे जाके लग रहे थे जो कि विंग के अगेंस्ट आज तक प्लान बनाते आए हैं। कहीं ना कहीं वांगजी के इन शब्दों ने ना आज सभी को एक सच्चाई दिखाई थी कि उन्होंने गलत किया है। उन्होंने गलत किया है, विंग को बिना मतलब उसको तबाह करने का जो उनका प्लान था ना, वो गलत था। उसने कभी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया, शांति से वो जी रहा था। और अगर आज इतनी बड़ी मुसीबत उन लोगों के सर आई है ना, तो इसका कारण भी वो खुद ही हैं। लेकिन कोई है जो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी गलती थी। वो अभी भी लोगों को बस मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। चुपचाप मेंग्याओ अब सबके सामने आता है और अपनी वही चार्मिंग सी स्वीट सी स्माइल देते हुए अपने प्यारे प्यारे शब्द अपने मुंह से निकालने लगता है और बोलता है, मुझे लगता है कि लान वांगजी का वहाँ जाना हमारे लिए इतना भी गलत साबित नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये और भी अच्छा चांस है हमारे लिए। अगर हम सभी लोग चाहें तो इस चीज़ का हम फ़ायदा उठा सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि सच में आप वहाँ जाएं। वांगजी, आप बिल्कुल वहाँ जाइए और वहाँ जाके ना एक एक चीज़ को बारीकी से जांचिए और हमें ज़रूर बताइएगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो वीवूजियान की कमज़ोरी है। उसने इतनी अच्छे तरीके से, इतनी स्वीटली ये बातें की थी ना, मानो वहाँ पे बैठा हुआ इंसान, वहाँ पे खड़ा हुआ इंसान, वहाँ पे प्रेजेंट हर एक इंसान ये सोच रहा था कि मेंग्याओ के दिमाग में जो ये आइडिया आया है ना, इससे बेहतर आइडिया कोई हो ही नहीं सकता। और सच बताऊं तो ये आइडिया सबसे बेस्ट था। मेंग्याओ आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है, हम विंग पे इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। हम नहीं जानते हम हमारे राजकुमारों के साथ वो क्या करेगा। हम सभी सेक्ट के राजकुमार अभी उसके गिरफ्त में हैं, उसके पास हैं। उसने उन्हें किडनैप किया हुआ है। हम लोग नहीं जानते कि वो उनके साथ कैसा बिहेव करेगा, कैसे ट्रीट करेगा उन्हें। और अगर हमें हमारे राजकुमार अच्छे से वापस चाहिए, पूरा सेफली वो अगर हमें वापस चाहिए ना, तो हमें वीवूजियान को शिकस्त तो देनी पड़ेगी, उसे हमें हराना तो पड़ेगा। ऐसा कहते हुए वो सबकी तरफ को देखने लगा था और वो अपनी निगाहों से एनालाइज कर रहा था सबको कि कैसे, क्या इनमें से कौन कौन लोग हैं जो मेरे अगेंस्ट चल रहे हैं और कौन कौन लोग हैं जो हमारा साथ देने वाले हैं। बड़े सेक्ट के लोगों को छोड़ के बाकी छोटे सेक्ट जो भी थे ना, वो ऐसा लग रहा था उन्हें देख के कि वो कहीं ना कहीं मेंग्याओ की इस बात से एग्री करते हैं। और धीरे धीरे जैंग सेक्ट के लोग भी इस बात से एग्री करने लगे थे। जिन सेक्ट के लोग तो पहले से ही एग्री कर रहे थे, क्योंकि ये जो सुझाव आया था, ये जो आइडिया आया था, वो जिन सेक्ट के एंड से ही आया था। निये सेक्ट के एंड से कोई भी हरकत अभी भी नहीं थी। उसके हिसाब से जो चल रहा था सही चल रहा था, और अगर उसने विंग को प्रॉमिस किया है कि वो अब उसके अगेंस्ट कुछ नहीं करेगा, तो मतलब वो नहीं करेगा। और थोड़ी देर के बाद निये वेसांग बोल भी देता है
कि मुझे मेरे सेक्ट के किसी भी मेंबर को अब परेशानी में नहीं डालना है। अगर विंग ने प्रॉमिस किया है कि वो यहाँ पे दोबारा से हम लोगों पे हमला नहीं करेगा, तो मैं उस पर भरोसा करता हूँ और जो जो चीज़ें उसने मुझसे मांगी है मैं वो ज़रूर दूंगा। और इसके अलावा मैं आप लोगों का साथ तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। एक बार मैं गलती कर चुका हूँ, मैं मौत के मुँह से लौट के आया हूँ। मुझे औरों की पता नहीं, लेकिन मुझे मेरी जान की बहुत कीमत लगती है। मुझे बहुत चिंता है अपने जान की, इसलिए अब विंग के अगेंस्ट होने वाले किसी भी प्लानिंग में मैं आप लोगों का साथ बिल्कुल नहीं दूंगा और ना ही मेरे सेक्ट में से कोई भी मेंबर आप लोगों का साथ देगा। जब विंग ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो दोबारा से हम लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा, तो मैं उस पर पूरा भरोसा करता हूँ। और अगर मैं कुछ गलत उसके साथ नहीं करूँगा तो वो पलट के वार मुझ पर बिल्कुल भी नहीं करेगा। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। ऐसा कहते हुए निये वेसांग अपने सेक्ट के सभी लोगों को इशारा करता है और चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। मैंग याओ, जिसने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की थी, वेसांग के वहाँ से जाते ही वो अपनी बातों को फिर से कंटिन्यू करता है। हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी सेक्ट के जो प्रिंस हैं वहीं पे हैं, यानी कि व्यूरियल माउंट में है वी वुजान के पास। और अगर वहाँ पे उन लोगों को सेफ रखना है तो वांग जी का वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वांग जी वहाँ पे जाके हमारे प्रिंस का भी ध्यान रख सकता है और वो आसानी से इस बात का भी ख्याल रख सकता है कि हमारे प्रिंस को क्या सिखाया जा रहा है और क्या नहीं सिखाया जा रहा। जो हमारे सेक्ट के होने वाले युवराज हैं, आने वाले टाइम में वो महाराज भी बनेंगे। उन्हें किस चीज़ों को उन लोगों को सिखाया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना हम लोगों की ही जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वी वुजान हम में से किसी को भी वहाँ पे आने के लिए अलाउ नहीं करेगा। लेकिन वांग जी को उसने वहाँ पे आने के लिए अलाउ किया है, यानी कि ये बहुत अच्छा चांस हो सकता है हम लोगों के लिए कि हम अपने युवराजों पे भी ध्यान रख सके, अपने सेक्ट के जो प्रिंस हैं उन पे भी ध्यान रख सके और वी वुजान की भी कोई कमजोरी हम ढूंढ निकाल आए। वांग जी, जो कि अभी तक चुपचाप शांत वहाँ पे खड़ा था, मैंग याओ की बातें सुनते सुनते उसका गुस्सा 7वें आसमान पे था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैंग याओ उसको पूरी तरीके से बस इस्तेमाल करना चाहता है। वो यहाँ से भेजा गया एक मोहरा है जो कि वी वुजान को अंदर ही अंदर तबाह करेगा, जैसे कि वो ऐसा करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब उसके सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी थी और बोलता है, तुम्हें ये किसने बोल दिया कि मैं तुम्हारे ऑर्डर पे वहाँ पे जाऊँगा? तुम्हें ये किसने बोल दिया कि मैं तुम्हारे लिए वहाँ पे जाके काम करूँगा? मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैं अपने दोस्त के लिए वहाँ जा रहा हूँ, तो इसका मतलब होता है मैं अपने दोस्त के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ और अगर उसे बचाने के लिए मुझे खुद की जान देनी पड़ी ना, मैं दे दूँगा। लेकिन उसको हार्म करने वाले लोगों को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं ये चीज़ें बहुत टाइम से बेयर कर चुका हूँ, बहुत टाइम से तुम लोगों की ये चीज़ें, मैं बकवास चीज़ों को सहन कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिशें कर चुका हूँ तुम लोग को रोकने की। लेकिन अब मैं आप सभी को एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अगर अब विंग के खिलाफ किसी ने भी एक भी प्लान बनाया, उसको मारने की किसी ने भी कोशिश की, तो उसे मुझसे टकराना पड़ेगा। और शायद आप लोग जानते हैं कि मुझसे टकराने का क्या अंजाम होगा। मैं किसी के साथ भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा, किसी को भी दया नहीं दिखाऊंगा। याद रखना मेरी बातों को। अगर आप में से कोई भी इंसान मुझे विंग के आसपास गलत इंटेंशंस के साथ नजर आया ना, तो आपका सर आपके शरीर से कब अलग हो जाएगा आप लोग समझ भी नहीं सकते हैं। वांग जी ने ये जो धमकी उन लोगों को दी थी ना, वार्निंग उन लोगों को दी थी ना, वो इतने कोल्ड टोन में दी थी ना कि कोई भी इंसान ये मानने को तैयार ही नहीं रह सकता था कि वांग जी ने ये सब कुछ सिर्फ उन लोगों को डराने के लिए बोला था। क्योंकि वांग जी कभी भी झूठ नहीं बोलता था, वो जो कहता था वो करके भी दिखाता था और जो वो बोलता था वो हमेशा सच होता था। यानी कि अगर अब विंग के अगेंस्ट किसी ने भी कुछ भी करने की कोशिश की, तो मतलब उसे वांग जी से भी टकराना होगा। और वहाँ पे खड़ा हर एक शख्स जानता था कि वांग जी से टकराने का नतीजा क्या होगा। वांग जी के टक्कर का अगर कोई कल्टीवेटर है तो सिर्फ वी वुजान है, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर वांग जी गुस्से में आ गया तो उसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर वांग जी ने एक बार अपनी बीचिन अपने म्यान से बाहर निकाली ना, तो दोबारा उसे म्यान करने से पहले न जाने कितनों के खून से वो तलवार लथपथ हो चुकी होगी। क्योंकि वांग जी का यही रुतबा था, यही उसकी शान थी कि वांग जी एक सर्वश्रेष्ठ कल्टीवेटर था, एक बेस्ट कल्टीवेटर था, बेस्टेस्ट कल्टीवेटर था। नोवल हंगवांजुन इसी वजह से उसका नाम पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ अब जब वांग जी की बातें खत्म हो चुकी थी तो लैन सिचेन भी कुछ बोलता है और लैन सिचेन बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई का डिसीजन कहीं से कहीं तक गलत है। अगर उसने अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लिया है तो ये उसकी लाइफ है, वो जैसे चाहे जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है।
और अंकल, आप ये बोल रहे हैं कि आपने कभी भी दो मेल पर्सन्स को एक साथ कनेक्टेड होते हुए नहीं देखा है, उनकी शादी होते हुए नहीं देखी है, उन लोगों के बीच में प्यार नहीं देखा है। लेकिन शायद आपने देखा है, आप जानते हैं ऐसे कपल को जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और वो अगर एक दूसरे के नहीं हो पाए तो उनकी लाइफ कितनी मैसी थी और कितने प्रॉब्लम से भरी हुई थी, ये आपने अपने सामने देखा है। और जहाँ तक रही बात विंग की, तो मुझे पूरा भरोसा है उसने जो कहा है वो करेगा। मास्टर वी हमेशा वो करते हैं जो वो कहते हैं, यानी कि अगर उन्होंने बोला है कि वो हमारे प्रिंस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारे युवराजों को कोई भी तकलीफ नहीं आने देंगे, तो मतलब वो नहीं आने देंगे। और इसके अलावा मैं लैंड सेक्ट का क्लैन लीडर आज ये यहाँ पर अनाउंस कर रहा हूँ कि आज के बाद वीवो जान के अगेंस्ट होने वाली किसी भी प्लानिंग में लैंड सेक्ट से कोई भी मेंबर, ना ही मैं और ना ही कोई और, कोई भी मेंबर किसी का भी साथ नहीं देगा। अगर प्लानिंग वीवो जान के अगेंस्ट होगी तो हम में से कोई भी यहाँ पे उपस्थित नहीं होगा, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। आज से लैंड सेक्ट के एंड से कोई भी ऐसी प्लानिंग नहीं होगी जो कि वीवो जान के अगेंस्ट होगी। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे अपने बीच के रिश्तों को सुधारने की। अगर वीवो जान मान जाता है तो हम जरूर उसके साथ संधि करना चाहेंगे, उसके साथ कनेक्शंस बनाना चाहेंगे। उसने 10 सालों में हम में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं दी है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की है जिससे हम लोगों ने कोई भी प्रॉब्लम फेस की हो। बस हम लोगों के ही अंदर उसके लिए बिना मतलब का गुस्सा भरा पड़ा है, जिसको वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। इसलिए मैं आज के बाद इस सब चीज़ों में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहूँगा। और मुझे नहीं लगता कि मेरे सेक्ट के किसी भी मेंबर को मेरे इस डिसीजन से प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं खुद क्लैन लीडर हूँ और मेरे पास ये अधिकार है कि मैं कुछ फैसले अकेले ले सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो लैन चिरेन की तरफ देख रहा था। भले ही वो उसके अंकल थे, लेकिन फिर भी लैन सिचेन उस क्लैन का क्लैन लीडर था और उसके पास पूरी बागडोर थी उस क्लैन की, और पूरे अधिकार थे कि वो कोई भी फैसला ले सकता है। और उसने अपना फैसला सुना दिया था कि आज के बाद वीवो जान के अगेंस्ट होने वाली कोई भी प्लानिंग्स में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो अपनी कोई भी भागीदारी नहीं देगा और ना ही उन लोगों का साथ देगा जो लोग विंग के खिलाफ जाएंगे। इसके अलावा लैन सिचेन एक और बात बोलता है। लैन सिचेन बोलता है, मेरा भाई वहाँ पे अपने दोस्त की हेल्प करने जा रहा है। अगर इन फ्यूचर वो दोनों एज ए कपल भी मेरे सामने आते हैं ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो दोनों अपनी मैरिड लाइफ को एक चांस भी देना चाहे ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लान वांगजी और विंग एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने अपने भाई को हमेशा सिर्फ खुशियाँ देखने के बारे में सोचा है। भले ही मैं आज तक इन सब चीज़ों में बहुत बार फेल रहा हूँ, मैंने कभी भी उसको वो नहीं दिया जो वो चाहता है। अगर आज वो चाहता है कि वो विंग को पाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो दोनों लड़के हैं या वो दोनों अपोजिट जेंडर से हैं। वो दोनों बस एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है। और मुझे विंग पे पूरा भरोसा है, वो वांगजी को वही रिस्पेक्ट देगा जो कि वांगजी डिजर्व करता है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि इससे आगे की चीज़ें उन्हें खुद देखनी है। वो क्या करेंगे क्या नहीं, ये वो एक खुद देख लेंगे। इसके आगे इन लोगों की मर्जी है कि ये लोग अपने इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलते हैं। क्या ये ज़िंदगी भर बस दोस्त बन के रहना चाहते हैं या कपल्स, ये इन लोगों का डिसीजन होगा। लेकिन मैं वांगजी के हर एक डिसीजन पे उसका साथ दूंगा और ये फाइनल है। ये मैं एक क्लैन लीडर के साथ साथ एक भाई होने का भी फैसला यहाँ पे सुना रहा हूँ। और अगर किसी को मेरे इस डिसीजन से कोई भी आपत्ति है तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने भाई की खुशी से फ़र्क पड़ता है। जिन सेक्ट के ट्रैप से लैंड सेक्ट और निये सेक्ट तो बाहर आ चुके थे, अब देखना है कि जैन सेक्ट इस सब से कैसे बाहर आएगा। क्या वो बाहर आ पाएगा या वहीं पे फंस के रह जाएगा। लेकिन इस वक्त बात हो रही है लान वांगजी की। लान वांगजी अब किसी की और की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपने ब्रदर से बोलता है कि हमें अभी के अभी लैंड सेक्ट के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट नाइट होने वाली है और हम लोग यहीं पे हैं और वहाँ जाने में हमें बहुत टाइम लगेगा। ऐसा बोलते हुए वो अपने ब्रदर से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें अभी के अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि इससे आगे वो विंग के बारे में अब कुछ नहीं सुनना चाहता था। वो अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करना चाहता था, पहले भी और आज भी। इसी के साथ लैंड सेक्ट के सभी मेंबर्स वहाँ से जाने लगते हैं। वो वहाँ से जा चुके थे लगभग
मिडनाइट में वो लैंड सेक्ट पहुँचे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था वहाँ पे आने के लिए और अब मिडनाइट हो चुका था तो सब लोगों का सोने का टाइम हो चुका था। सुबह होते होते वांग जी को भी ब्यूरेल माउंट के लिए ले जाने के लिए विंग आ जाएगा, ये सभी लोग जान चुके थे। वांग जी भी एक अजीबोगरीब से नर्वसमेंट में था। उसे नहीं पता चल रहा था कि वो क्या करेगा। वो एक लड़के होके एक लड़के का रोल कैसे प्ले करेगा, कैसे वो विंग की दुल्हन बन सकता है जबकि वो खुद एक लड़का है। लेकिन वो ये करने के लिए तैयार था क्योंकि उसे लगा था सिर्फ एक दुल्हन का ही तो रोल उसे प्ले करना है। उसे लगा था विंग और वांग जी के बीच में कोई ज़्यादा चीज़ें मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि चीज़ें उसके लिए क्या इंतज़ार कर रही हैं आगे। वो नहीं जानता था कि आगे उसके लिए सिचुएशन कितनी बुरी होने वाली हो सकती है, उसके आत्मसम्मान को कितना ठेस पहुंचेगा, वो अभी बिल्कुल नहीं जानता था। क्योंकि वो इस वक्त जिस इंसान को जानता था वो था उसका विंग, और वो कभी भी किसी के भी स्वाभिमान को इतनी बुरी तरीके से तो ठेस नहीं पहुंचाएगा। वो इस बात पे पूरी तरीके से यकीन कर रहा था। रात ऐसे ही निकल चुकी थी। वांग जी को बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। उससे बिल्कुल भी ऐसा लगा ही नहीं था कि एक पल के लिए भी वो सो जाए। सुबह हो चुकी थी और टाइम हो चुका था वांग जी के उठने का, यानी कि सुबह के 5 बज चुके थे और वांग जी के उठने का, नहाने का और फ्रेशन अप होने का, मेडिटेशन का टाइम अब धीरे धीरे आने लगा था। पूरी रात भर वांग जी को एक सेकंड के लिए भी नींद नहीं आई थी। उसने करवटें तो नहीं बदली थी, लेकिन हाँ, उसने अपनी आंखें भी नहीं झपकाई हुई थी। वो एक मिनट के लिए भी नहीं सोया था। उसे पता नहीं क्यों अंदर से एक अजीब सा नर्वसमेंट हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है जो कि वो अलग फील कर रहा है। क्या वो इसके लिए ऐसा फील कर रहा है कि कल से वो विंग के साथ रहेगा, इस जगह को छोड़ देगा जो जगह आज तक उसकी पहचान हुआ करती थी? क्या कल उसे उस जगह को छोड़ने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या उसका कोई और कारण है? वो बस सोचे जा रहा था। लेकिन लगभग 5 जो बज ही चुके थे तो वांग जी अपने बिस्तर से खड़े होके कोल्ड पाउंड की तरफ जा चुका था, सुबह नहाने के लिए, फ्रेशन अप होने के लिए और अपने मॉर्निंग रूटीन्स करने के बाद अपने मेडिटेशन को कंप्लीट करने के लिए। लगभग 2 घंटे निकल चुके थे और वांग जी ने सब कुछ कर लिया था। सब कुछ अपने मॉर्निंग रूटीन्स में जो जो वो करता था वो सब कुछ चीज़ें वो कर चुका था और अब वो अपने राउंड्स पे था। अपने राउंड्स का मतलब है कि वो अब धीरे धीरे पूरे लैंडस्केप में घूमने लगा था और देखने लगा था कि कहाँ पे क्या चीज़ें सही चल रही हैं और क्या चीज़ें गलत चल रही हैं। और ये चीज़ें वो हमेशा ही किया करता था जब वो लैंडस्केप में होता था, यानी कि जब वो लैंडस्केप के अंदर होता था तो ये चीज़ें वो हमेशा किया करता था। जैसे कि सुबह सुबह देखना कि कैसे बच्चों की पढ़ाई चल रही है, कैसे उनकी प्रैक्टिस चल रही है, कैसे वहाँ पे उन लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, कैसे बाकी सेक्ट के जो मैटर्स हैं वो चल रहे हैं, कैसे आसपास की चीज़ें चल रही हैं, वो सब कुछ देखा करता था सुबह सुबह अपने मॉर्निंग रूटीन करने के बाद। ये चीज़ें वांग जी के लिए अब एक रूल बन चुकी थी क्योंकि उसने खुद ही ये सब कुछ शुरू किया था और अब वो इस चीज़ के लिए आदी बन चुका था और वो हमेशा ही ये सब कुछ किया करता था। लगभग टाइम हो चुका था कि अब ब्रेकफास्ट का टाइम आ जाए। आज वो सभी लोग विंग का वेट कर रहे थे। भले ही लैन चिरेन का बिल्कुल भी मूड नहीं था कि वो विंग का वेट करे, लेकिन वो भी लैन सेक्ट का ही एक मेंबर था और उसको कभी भी नहीं सिखाया गया था, उसने कभी भी नहीं सीखा था कि खाने को अकेले खाया जाए। कभी भी बिना किसी के इंतज़ार किए वो खाना स्टार्ट नहीं कर सकता था। ये भी उनके रूल्स में से एक रूल था, इसलिए वो भी सभी लोगों के साथ वेट कर रहा था। लगभग आधे घंटे के बाद विंग वहाँ पे पहुँच भी चुका था। वो अकेले आया था, उसके साथ और कोई भी नहीं था क्योंकि वो जानता था कि उसके साथ जो है वो वैंस के मेंबर्स हैं और वैंस को वहाँ पे आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वो जानता है उसने लान वांग जी को उसकी दुल्हन के रूप में मांगा है, लेकिन फिर भी उसके कुछ लिमिट्स हैं, कुछ दायरे हैं जिसके अंदर वीवो जान को रहना चाहिए। अगर लैंस एक्ट में वैंस का आना इतनी इजीली अलाउड नहीं है तो वो उन्हें वहाँ लेके भी नहीं आया और उसके अलावा विंग के पास कोई था भी नहीं जिसे वो वहाँ लेके आ सकता था, इसलिए विंग अकेला आया था। लेकिन इस बार विंग अकेला तो नहीं था, उसके साथ थी 2 वाइन की बोतल, 2 एम्पर स्माइल की जार्स थे। वो वैसे ही उन्हें अपनी चेंजिंग में लटका के लाया था जैसे कि वो पहले, यानी कि लगभग जब वो 16 साल का था तब वहाँ पे पढ़ने के लिए आया था ना, तो तब वो जैसे अपने तलवार में उन
एम्पर स्माइल्स के जार को लटका के लाया था ना, वैसे ही वो आज भी वैसे ही अपनी चेंचिंग में लटका के लाया था। ये देखते ही लैन चिरन का पारा तो अब हाई हो चुका था। वो हर एक चीज़ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन लैन सेक्ट में कोई वाइन लेके आए, कोई शराब लेके आए, ये उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। वो चिल्लाना तो चाहता था, लेकिन उसे पता था कि इस वक्त चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वीवू जान उसको चुप कराने के लिए 2 सेकंड भी नहीं लगाएगा। 2 सेकंड भी नहीं लगाएगा वो उसके सामने उसकी बेइज्जती करने में। इसलिए लैन चिरन कुछ भी नहीं बोलता है। लगभग वीवू जान सबके सामने पहुंच चुका था। उसने उस एम्पायर स्माइल्स की जो जार थी ना, वो एक सर्वेंट को दी और बोला कि इन्हें अच्छे से रखना, पूरे ध्यान से इन्हें रखना और कोशिश करना कि ये बिल्कुल भी इधर से उधर ना हो, कोई भी इन्हें टच ना कर पाए, क्योंकि ये आज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कहते हुए अब वो लैन क्लैन के सभी एल्डर्स को बो डाउन करके उनको ग्रीट करता है। लैन सेक्ट के सभी एल्डर्स भी वीवू जान को ग्रीट करते हैं। भले ही वीवू जान उम्र में उनसे छोटा था, लेकिन वो अब एक सेक्ट का लीडर था, तो उसका जो रिस्पेक्ट था ना, उन्हीं के बराबर था, या हो सकता है उनसे ज़्यादा था, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर भी था। इसी के साथ अब वो लैन सिचेन के पास जाता है और बोलता है, उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के लिए पूरी तैयारी करके रखी होंगी। लैन सिचेन नहीं जानता था कि उसे क्या तैयारी करनी थी, तो वो पूरे नर्वस टोन में बोलता है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए था। विंग बोलता है, आपको कोई बहुत बड़ा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम आपके इंसिस्टर हॉल में जाएंगे और वहीं पे थोड़ा बहुत वावल्स ले लेंगे। ये सुनते ही लैन चिरैन बोलता है, तुम कितने बेशरम इंसान हो वीवू जान, क्या तुम मेरे नेफ्यू से अब शादी करना चाहते हो? वीवू जान बोलता है, क्या मैंने कल आपसे नहीं कहा था कि मैं आपके नेफ्यू को अपनी दुल्हन बनाऊंगा? तो इसमें इतना चिढ़ने वाली कौन सी बात है? आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आपका नेफ्यू यीलिंग पैट्रियार्क का दुल्हन बनने वाला है। आज के बाद उसके जो काम होंगे ना, वो लड़कियों वाले होंगे, लड़कों वाले नहीं होंगे। आप लोग को ये बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए कि आज के बाद आपका नेफ्यू जो है ना, वो मेरी दुल्हन बन के रहेगा। ऐसा कहते हुए व्यूजान ने अपने इनर पॉकेट से 2 रिबन्स निकाले जो रेड कलर के थे। एक को खुद के हाथ में बांधा और एक को वांग जी के हाथ में जाके बांध दिया और बोला, हमें रेड की बस इतनी ही ज़रूरत है, मुझे नहीं चाहिए कि हम पूरा का पूरा रेड रोब्स पहने और पूरे के पूरे दुल्हन और दूल्हे की तरह तैयार हो जाएं। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। ऐसा कहते हुए वो इशारा करता है कि हमें अब चुपचाप इंसिस्टर हॉल में लेके जाया जाए, क्योंकि वो वहाँ पे जाके अब वावल्स लेंगे और शादी यहीं पे इतने में ही कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि इस शादी में ना ही कोई ज़्यादा रीति रिवाज होने वाले थे, ना ही कोई ट्रेडिशनल चीज़ें होने वाली थी, ना ही कोई फीस्ट होने वाला था, ना ही कोई वावल्स कराने वाला स्पेशल वहाँ पे पर्सन होने वाला था। इंडियन सीरीज़ में जैसे कि दिखाया जाता है ना कि ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है, मांग भर दी जाती है, गले में मंगलसूत्र पहना दिया जाता है, ज़बरदस्ती घसीटते हुए उनके साथ फेरे करवा दिए जाते हैं ना, कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पे भी हो रहा था। वांग जी को विंग अपने हाथों से पकड़ के अपने इंसिस्टर हॉल्स में लेके जाता है और वहाँ पे उनके जो एल्डर्स की मतलब वहाँ पे रखे हुए थे ना नेम प्लेट्स, उनके सामने झुक के वो वाउल्स लेते हैं और चाय ही वो लोग वहाँ पे एक दूसरे को पिलाते हैं, क्योंकि वो जानता था कि वांग जी का जो अल्कोहल टॉलरेंस लेवल है वो एकदम ज़ीरो है और उसे यहाँ से ब्यूरल माउंस में लेके जाना है और वो उसको अगर यहीं पे से ड्रंक कर देगा तो उसको पूरी तरीके से उसे संभालना पड़ेगा। इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो ये सब कुछ करे, इसलिए इस वक्त वो एक दूसरे को चाय ही पिला रहे थे। वांग जी के मन में अभी तक इतना सा भी डाउट नहीं आया था कि विंग उसके साथ कुछ गलत भी करने वाला है। उसे अभी भी यही लग रहा था कि विंग ये सब कुछ बस दिखाने के लिए कर रहा है, लोगों को बस ये दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है कि वो अब वैसा इंसान नहीं रहा जैसे कि वो पहले हुआ करता था। उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि विंग अभी भी वैसा ही है, वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा, इसलिए जो विंग कर रहा था वो उसे करने दे रहा था। लगभग उनकी शादी भी 15-20 मिनट में कंप्लीट हो चुकी थी, क्योंकि उन लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस 2-4 वाउल्स वहाँ पे लिए थे, उन लोगों को बो डाउन होके उनको सल्यूट किया था। अब सभी लोग खाना खा चुके थे और अब टाइम था वांग जी के वहाँ से जाने का। और अब विंग उन लोगों से बोलता है कि अगर आप लोगों को अपने वांग जी को देखना है तो देख लो, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं कब आप लोगों को अलाउ करूँगा कि वांग जी से आप लोग मिल सको। और इसके अलावा ब्यूरियल माउंट्स में आप लोगों में से किसी को भी अलाउ नहीं है वहाँ पे आने के लिए।
वहाँ पे अगर आप में से किसी ने भी आने की कोशिश की तो इसका खामियाजा आपके प्यारे हांग वंजुन को भुगतना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। और अगर आप में से कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा, मेरी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देगा, तो मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि आप लोगों के प्रिंस के साथ साथ आपके हांग वंजुन भी बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे। ऐसा कहते हुए वे वुजान उन लोगों से बोलता है कि अब तुम लोग अपने हांग वंजुन से मिल सकते हो, तुम्हारे पास बस 10 मिनट का टाइम है। इस 10 मिनट में सिर्फ लैन सिचैन ही वांग जी से मिला था। उसने अपने भाई से सिर्फ एक ही बात कही थी, तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, तुम्हें कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो सिर्फ तुम मुझे याद करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें हर वो चीज़ प्रोवाइड करवाऊँगा जो कि तुम्हें चाहिए होगी। बस ये मत भूलना कि तुम फिर भी सिर्फ लैन सेक्ट को ही बिलोंग करते हो, तुम अभी भी लैन सेक्ट के ही हो। वी वुजान तुम्हें यहाँ से सिर्फ लेके जा रहा है और तुम्हें वहाँ जाके उसकी मदद करनी है। अगर तुम इन फ्यूचर इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहोगे तो तुम बस मुझे एक बार बोल देना, एक बार बोल देना अपने भाई को कि तुम इस रिश्ते को अब नहीं निभाना चाहते। मैं कुछ भी करूँगा लेकिन तुम्हें वहाँ से निकाल लूँगा, बस तुम एक बार मुझसे ये बोलने की कोशिश करना। वांग जी अपने भाई से बोलता है कि आज तक की लाइफ में मेरी अनकहे शब्दों को भी जिस इंसान ने समझा है वो आप हैं भाई, और मैं जानता हूँ आप मेरे हर एक डिसीजन में मेरा साथ देंगे। और मैं अपने आप से ही ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे लिया हुआ ये डिसीजन फिर से सही साबित होगा। मैं इस बार विंग के साथ जा रहा हूँ, विंग को मनाने के लिए नहीं, विंग को समझने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ऐसा कर भी पाऊँ, जो उसके अंदर चल रहा है मैं उसको समझ पाऊँ और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर काम कर पाऊँ, ताकि विंग को फिर से इस दुनिया में ला सकूं, इस दुनिया के साथ फिर से उसका वही रिश्ता बना सकूं जो कि पहले था। उम्मीद करता हूँ जिस इंटेंशंस के साथ मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं उन सभी इच्छाओं को, उन इंटेंशंस को पूरी तरीके से कंप्लीट करूँगा। ऐसा कहते हुए उसने अपने ब्रदर को अपने गले से लगाया, एक टाइट हक दिया और बोला, मेरी चिंता मत कीजिएगा, आपका ब्रदर इतना कैपेबल है कि वो अपना ध्यान रख सकता है। ऐसा कहते हुए वो हक को ब्रेक करते हैं और फाइनली टाइम आ चुका था विंग और वांग जी के लैन सेक्ट से जाने का। अब वांग जी आता है और विंग के बगल में जाके खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अब आगे का सफ़र जो है उसका और विंग का है, कोई और उनके साथ नहीं आने वाला है, कोई और उनका साथ देने वाला नहीं है। उन्हें ये सफ़र जो तय करना है वो अकेले ही करना है, एक दूसरे का साथ करना है। और वांग जी को पूरा भरोसा था कि इस सफ़र में मेरा साथ वी वुजान जरूर देगा, इसलिए वो उसके बगल पे वैसे ही खड़ा था जैसे कि वो 10 साल पहले खड़ा रहता था। लेकिन इस 10 सालों ने बहुत कुछ बिगाड़ के रख दिया था, बहुत कुछ चीज़ें थी जो ऊपर नीचे हो चुकी थी। वी वुजान एक और लास्ट बार उन सभी से पूछता है, क्या अभी भी तुम लोगों को अपने हांग वंजुन से मिलना है या हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए? ऐसा कहते हुए वो सभी की तरफ देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि सभी उसे परमिशन दे रहे हैं कि वो हांग वंजुन को यहाँ से लेके जा सकते हैं। ऑलमोस्ट इवनिंग का टाइम भी हो चुका था, क्योंकि वहाँ पे से टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी निकला था। लैन सिचैन और लैन वांग जी की बातें बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी थी। भले ही वांग जी को सिर्फ 10 मिनट दिए गए थे विंग के एंड से, लेकिन उन लोगों के वो 10 मिनट कब घंटों में बदल गए उन्हें नहीं पता चल रहा था। शाम का टाइम था और उन लोगों को जल्दी से व्यूरल माउंट भी पहुंचना था। विंग ने अपने पॉकेट से 2 तालिस्मान निकाले, अपना और वांग जी का हाथ एक साथ पकड़ा और एक तालिस्मान वांग जी के इस चेस्ट पे प्रेस किया तो एक दूसरा अपने चेस्ट पे, और अगले ही पल वो लोग ब्यूरियल माउंट में थे, यानी कि ब्यूरियल माउंट के गेट पे थे। उन्हें आगे जाने के लिए लगभग 1 घंटा और लगने वाला था। ब्यूरियल माउंट के जो बैरियर्स विंग ने सेट किए हुए थे उनमें थोड़ा बहुत हलचल हो चुकी थी, यानी कि अंदर सबको नोटिफिकेशन जा चुका था कि बाहर कोई ना कोई आया है और वो आने वाला कोई और नहीं विंग और हांग वंजुन है। इसलिए अंदर अब बहुत सारी तैयारियां होने लगी थी, क्योंकि वांग जी की जो स्वागत की तैयारियां थी ना वो बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सच में विंग का जो है ना पार्टनर, विंग उसको एज ए अपना पार्टनर वहाँ पे लेके आने वाला है, तो वही रिस्पेक्ट, वही वो ओहदा उसको देगा।
इसलिए वो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत सारा तैयारियां भी कर रहे थे, बहुत सारे खाने की चीज़ें उन लोगों ने बनाई हुई थी, बहुत अच्छे से उस चीज़ जगह को उन लोगों ने डेकोरेट भी किया था। लगभग 1 घंटे के बाद विंग और वांग जी फाइनली वहाँ पहुँच चुके थे जहाँ पे उनकी डेस्टिनेशन ख़त्म हो चुकी थी, यानी कि ब्यूरियल माउंट की उस जगह पे जहाँ पे विंग रहा करता था। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा वो लोग धूम धड़ाके के साथ अब नाचना भी शुरू कर चुके थे, क्योंकि विंग शादी करके आया था। भले ही वो अलग बात थी कि वो एक सेम जेंडर के पर्सन से शादी करके आया था, और इस वर्ल्ड में ये पहली शादी थी जहाँ पे एक लड़के ने एक लड़के से ही शादी की थी। 1 घंटा लगभग इसी सब में निकल चुका था। कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था, कोई कैसे ही अपनी खुशी जाहिर कर रहा था तो कोई कैसे ही अपनी खुशी जाहिर कर रहा था, कोई उन दोनों को आके बधाइयाँ दे रहा था तो कोई नाच रहा था उधर, क्योंकि अब उन लोगों के पास एक और मेंबर जुड़ चुका था, और वो भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, वो था हांग वनजुन। वहाँ पे जो अदर सेक्ट के प्रिंस भी थे ना, वो भी वहाँ पे थे, यानी कि उन लोगों को भी बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा था, लेकिन वो लोग फिर भी डरे सहमे से थे। और जैसे ही वो लोग वहाँ पे लान वांग जी को देखते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर भी एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी, क्योंकि एक फैमिलियर फेस उन्हें वही दिख रहा था वहाँ पे। इससे पहले उन्होंने वहाँ पे किसी भी इंसान को नहीं देखा था, क्योंकि वो ज़्यादा उम्र के नहीं थे, कोई 10 से 12 साल के थे, तो मैक्सिमम सबसे बड़ा उनमें झिंगी था जो कि 13 साल का था। बाकी उससे बहुत सारे लोग थे जो छोटे भी थे, कोई 9 साल के, कोई 8 साल के, कोई 10 साल के, कोई 12 साल के, कोई 11 साल के, और जिनलिंग भी अभी 10 साल का था। लेकिन उनके साथ एक और बच्चा था जो कि अभी अभी उन लोगों के साथ घुल मिल गया था, और वो था वैन युआन। वैन युआन भी इस वक्त 13 साल का था, और वो भी उन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि इन 10 सालों में उसने पहली बार अपने ही उम्र के बच्चे देखे थे। इसी के साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी के साथ ये चीज़ें मनाई जा रही थी। लगभग डिनर भी कंप्लीट हो चुका था, और अब सबके रूम में जाने का भी टाइम आ चुका था। विंग भी अपने केव में जा चुका था, उसी जगह जहाँ पे वो रहा करता था, और वहाँ पे एक सर्वेंट डेली की तरह उसके लिए एक वाइन की जार देने के लिए आई थी। वो उस जार को वहाँ पे रखते हुए जैसे ही टर्न होती है तो वो जाते हुए उस सर्वेंट से बोलता है कि जब तुम बाहर चले जाओ तो लान वांग जी को मेरी केव में भेज देना। ऐसा कहते हुए वो उस जार को पकड़ता है और उसके अंदर रखी हुई उस वाइन को उस जार से ही पीना स्टार्ट कर देता है। सर्वेंट भी उसको बो डाउन करते हुए वहाँ से बाहर आ चुकी थी, और बाहर आने के बाद वो लैन वांग जी के रूम में जाके उससे बोलती है कि मास्टर भी आपको अपने रूम में बुला रहे हैं, अपनी केव में बुला रहे हैं। लैन वांग जी भी उसको बोलता है ठीक है, मैं थोड़ी देर में वहाँ पे चले जाऊँगा, क्योंकि वो इस वक्त अपने रोब्स चेंज कर रहा था, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लगेगा इस सब के लिए। तो वो जैसे ही अपने रोब चेंज कर लेगा तो वहाँ पे चले जाएगा। सर्वेंट उसको भी बो डाउन करती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। वांग जी ने अपने रोब्स जैसे ही चेंज कर लिए थे, वो भी विंग के केव की तरफ बढ़ता है। विंग के केव के अंदर जाके देखता है कि विंग बुरी तरीके से वाइन में पीने में लगा हुआ था। वो किसी कप का या ग्लास का यूज़ नहीं कर रहा था, वो डायरेक्टली उसी जार से वो वाइन पी रहा था। ये नज़ारा पहली बार लैन वांग जी नहीं देख रहा था, इससे पहले भी लैन वांग जी ने ये सब कुछ बहुत बार देखा था, लेकिन आज ये सब कुछ उसको कुछ गुड वाइब्स नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत होने वाला है। वांग जी जैसे ही केव के अंदर एंटर करता है तो 2-3 सेकंड के बाद वो विंग से पूछता है, क्या तुमने मुझे यहाँ बुलाया था विंग? विंग बोलता है, ओह तो लान वांग जी तुम यहाँ पे आ गए। बिल्कुल, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था, आखिरकार तुम मेरी दुल्हन हो तो तुम्हें आज रात के लिए अपने दूल्हे को खुश तो करना चाहिए ना। ऐसा कहते हुए वो एक इविल स्माइल वांग जी को देने लगा था। वांग जी को पहले समझ में नहीं आया कि विंग ने ये सब कुछ क्या बोला। विंग समझ चुका था कि वांग जी को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो उसके पास आता है, उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है, एक दुल्हन का जो काम होता है ना वो तुम्हें करना चाहिए। वांग जी अब क्लियरली समझ चुका था कि विंग क्या कहने की कोशिश कर रहा है। उसने ये उम्मीद ही नहीं की थी कि विंग ऐसी कुछ बातें भी उससे कह सकता है। जी 2-4 बैक स्टेप्स लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है, अपने डिस्गस्टिंग लुक के साथ उससे बोलता है, विंग। तो चलिए गाइस, इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ देते हैं, आगे ये लोग क्या करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय। और इसके अलावा आज मेरे दांत में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से कुछ वर्ड मेरे से प्रॉपरली बोले नहीं गए, तो प्लीज़ उन चीज़ों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।